मेरा नाम वर्षा है। मैं 21 साल की हूँ। मेरी माँ अक्सर मेरी सास को कोसती रहती थी। वो कहती, मेरी फूल जैसी बेटी का क्या हाल कर दिया इस औरत ने, देखना उसका भी बुरा अंजाम होगा। मुझे मम्मी की ये बातें बहुत बुरी लगती थी, क्योंकि मेरी सास तो मेरी जिंदगी में एक फरिश्ते की तरह आई थी। वो हर हफ्ते मुझे बाजार लेकर जाती, मेरे लिए कीमती कपड़े, गहने और मनपसंद चीजें दिलवाती। उनके रहते तो मैं खुद को पहले से कहीं ज्यादा सुंदर और खास महसूस करने लगी थी। मम्मी की बातें मुझे बेवजह की लगती थीं, लेकिन फिर एक दिन एक ऐसा सच सामने आया जिसने मेरी जिंदगी को उलटकर रख दिया। मैं अपनी सहेली के साथ बाजार गई थी और अनजाने में उसी दुकान पर पहुंच गई जहां से मेरी सास हमेशा मुझे शॉपिंग करवाती थी। जैसे ही दुकानदार ने मुझे अकेले देखा, वो कांपते हुए मेरे पैरों में गिर पड़ा और रोते हुए कहने लगा, बिटिया मुझे माफ कर दो, तुम मेरी बेटी जैसी हो। जो कुछ भी किया तुम्हारी सास के कहने पर किया। उन्होंने मुझे मोटी रकम दी थी। मैं हैरान रह गई। मैंने झटपट अपनी कुर्ती उठाकर देखा, और जो देखा वो मेरे होश उड़ा देने वाला था। जब मेरा रिश्ता एक बेहद अमीर परिवार में हुआ, तब से ही खानदान की बाकी लड़कियों की निगाहों में जलन की आग साफ महसूस होती थी। वे सोचती थी कि ये चमक दमक तो बस 4 दिन की चांदनी है, फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा, अंधेरे में छुप जाएगा। एक दिन जब मैं नहा धोकर नीले रंग का जोड़ा पहने अपने गोरे हाथों में चूड़ियां सजाती थी, तभी मेरी बुआ की बेटी शिल्पा आई। उसने ठिठकते हुए कहा, आज फिर तुम्हें तुम्हारी सास बाजार लेकर जा रही है ना? मैं हंस पड़ी, क्योंकि इस सवाल में छुपी हुई जलन मुझे स्पष्ट दिख रही थी। मैंने कहा, हाँ मेरी सास मुझे लेकर जाती है, लेकिन इसमें जलने वाली क्या बात है? शिल्पा ने जवाब दिया, लेकिन तुम्हारी सास हर हफ्ते तुम्हें दिल्ली के बड़े बड़े बाजारों में क्यों लेकर जाती है? क्या हमारे शहर के बाजारों में इतनी कोई खासियत नहीं जो तुम्हें वहां जाना पड़ता हो? मैं समझ गई थी कि वो अपनी जलन छुपा नहीं पा रही। मैं मुस्कुराए और बड़ी निडरता से बोली, उनका पैसा है, उनकी मर्जी है। मेरी सास मुझे अपनी बड़ी सी गाड़ी में दिल्ली लेकर जाती है, जहां मैं पूरे शहर की सैर करती हूँ। वो मुझे महंगे महंगे कपड़े दिलवाती हैं और सबसे शानदार रेस्टोरेंट में खाना खिलाती हैं। उनकी मोहब्बत को देखकर मैं खुश होती हूँ और यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान मुझे दूसरों की नज़रों से बचाए रखें। शिल्पा मुझे देखकर भीतर से जल उठी और जैसे आई थी वैसे ही चुपचाप लौट गई। मैं अपने गुनगुनाते हुए कदमों के साथ शीशे के सामने आकर खुद को देखने लगी। मेरा ये नीला सूट भी मेरी सास ने मुझे उपहार में दिया था, जो बहुत ही महंगा था और मुझ पर बेहद खूबसूरती से जंच रहा था। जब मैं पूरी तरह तैयार होकर कमरे से बाहर निकली तो मेरी सास पहले ही मुझे लेने के लिए आ चुकी थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, चलो वर्षा, ड्राइवर इंतजार कर रहा है। जब मैंने माँ की तरफ देखा तो उनके चेहरे का रंग उतरा हुआ था। उनकी आंखों में एक अनकही बातें थी जो मुझे जाने का संकेत दे रही थी। मैंने बिना कुछ कहे अपनी सास के साथ बाहर निकलना ही बेहतर समझा। कुछ ही देर में हम दिल्ली के सबसे बड़े और चमचमाते बाजार में पहुंच गए। शॉपिंग सुनते ही मेरी खुशी की कोई सीमा नहीं थी। मेरी सास हमेशा की तरह इस बार भी मुझे महंगे कपड़े दिलवा रही थी, साथ ही कुछ शानदार ज्वेलरी भी। खाने के दौरान उन्होंने मुझसे कहा, कल तुम शॉपिंग पर इसी कपड़े में आना। मैं उनकी बात सुनकर हैरान रह गई। इतने महंगे कपड़े पहनकर शॉपिंग जाना कैसा लगेगा? पर मैं ये सब कहने से बची, क्योंकि अमीरों के अपने अलग नियम और अंदाज होते हैं जो हमें समझना पड़ता है। मेरी सास भी बेहद मॉडर्न और स्टाइलिश थी, इसलिए मैं उनकी बात मानकर पूरी तैयारी के साथ शॉपिंग के लिए निकलती। शॉपिंग के बाद मेरी सास मुझे दिल्ली के मशहूर रेस्टोरेंट में ले जाती, जहां हम दोनों साथ बैठकर स्वादिष्ट भोजन का मजा लेते। मेरी सास को शॉपिंग और खाने का बेहद शौक था। दिल्ली के बाजारों में भीड़ हमेशा लगी रहती थी, लेकिन दुकान वाले हमें पहचान चुके थे। जैसे ही वे हमें देखते, बिना कहे हमारे लिए खास खाना तैयार कर दिया करते थे। शॉपिंग और चल फिर के बाद मैं बहुत थक चुकी थी। खाने के बाद मेरी सास ने कहा, चलो अब काफी देर हो गई है, घर चलें। मैं आराम से गाड़ी में बैठ गई, आंखें बंद कर ली और पता ही नहीं चला कब हम अपने घर पहुंच गए। जब गाड़ी रुक गई तो मेरी सास ने मुझे आवाज लगाई, वर्षा बेटी चलो, तुम्हारा घर आ गया है। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली और महसूस किया कि मैं सचमुच अपने घर के दरवाजे के सामने थी। सारी थकान के बावजूद मैंने अपने सारे शॉपिंग बैग उठाए और गाड़ी से उतरने लगी। तब मेरी सास ने प्यार से कहा, कल शॉपिंग पर इससे भी बेहतर कपड़ों में आना। तुम इन कपड़ों में बहुत खूबसूरत लगती हो। उनकी इस तारीफ पर मैं थोड़ा शर्माई, क्योंकि उनकी तारीफें मेरे दिल को खुशी से भर देती थी।
मैं अक्सर सोचती थी कि मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ। लोग सास का नाम सुनते ही डर जाते हैं और यहाँ तक कि मेरी अपनी दोस्त श्वेता भी अपनी सास की शिकायतें करती नहीं थकती थी। लेकिन मेरी सास तो उन सब कहानियों से बिल्कुल अलग थी। उन्होंने तो मेरी शादी से पहले ही मुझे बेटी की तरह अपनाया था। जहाँ मेरे मंगेतर को मैंने सिर्फ एक बार, वो भी तस्वीर में देखा था, वहीं मेरी सास से तो हर हफ्ते मुलाकात होती थी। शुरुआत में ये सब मेरे लिए थोड़ा अजीब था, मगर अब उनकी परवाह और अपनापन मेरी आदत बन चुके थे। उस दिन जब मैं थकी हारी शॉपिंग बैग्स संभालती हुई घर लौटी तो घड़ी देखकर हैरान रह गई। पूरे 6-7 घंटे बाद वापस आई थी। बैग्स अपने कमरे में रखकर मैं माँ के कमरे की तरफ चली गई। कमरे का दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। अंदर माँ पूजा कर रही थी और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वे फूट फूट कर भगवान से कह रही थी, हे भगवान, मेरी बेटी को कभी सच्चाई का पता ना चले, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर देना। मैं सन्न रह गई। माँ की इस प्रार्थना में ऐसा दर्द था जिसे मैं समझ नहीं पा रही थी। मैं हौले से बोली, माँ। मेरी आवाज़ सुनकर वो चौंक गईं। झट से आंसू पोंछे और मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, अरे मेरी बच्ची थक गई होगी, जाकर थोड़ा आराम कर ले। लेकिन उनके चेहरे पर वो मुस्कान टिक नहीं पाई। उन्होंने फिर वही बात दोहराई, इन लोगों के साथ तुम्हारी माँ हो तो कब की मार दी जाती, मेरी फूल सी बच्ची का क्या हाल कर दिया है। माँ की ये बातें सुनकर मेरे अंदर गुस्से और उलझन की लहर दौड़ गई। मेरी सास तो इतनी अच्छी है, अगर माँ को इतनी शिकायत थी तो फिर उन्होंने मेरा रिश्ता वहाँ क्यों तय किया। लेकिन माँ मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं देती थी, बस वही रटा रटाया जवाब, तू थक गई होगी बेटा, जाकर सो जा। मैं माँ के कमरे में गई और उनसे सीधे पूछ लिया, माँ, आप भगवान से क्या प्रार्थना कर रही थी? कौन सी ऐसी बात है जो मुझे नहीं पता चलनी चाहिए? माँ मेरी बात सुनकर कुछ पल के लिए सन्न रह गईं। उनकी आंखों में घबराहट साफ दिख रही थी। फिर खुद को संभालते हुए बोली, कुछ नहीं बेटा, बस तेरी भलाई की दुआ कर रही थी। तुझे तो पता है तेरे खानदान वाले तेरे इस रिश्ते को लेकर कैसे कैसे बात करते हैं। मैं नहीं चाहती कि उन बातों से तेरा दिल दुखे। मैं हल्की सी मुस्कान के साथ उनके गले लग गई। माँ की बातों में कोई कड़वाहट नहीं थी, बस एक डर था जो शायद वो मुझसे छुपाना चाहती थी। फिर मैंने उत्साहित होकर उन्हें बताया कि आज मेरी सास ने मुझे कितनी महंगी शॉपिंग कराई। मैं माँ का हाथ पकड़कर उन्हें अपने कमरे में ले आई और एक एक चीज़ उन्हें दिखाने लगी। वो चुपचाप बैठी रही, हर चीज़ को ध्यान से देखती रही। जब कभी मेरी आंखों में खुशी की चमक देखती तो हल्की सी मुस्कान दे देती, मगर उस मुस्कान में एक अजीब सी थकान थी, जैसे कोई ऐसा राज हो जो उन्हें भीतर से तोड़ रहा हो। फिर वो धीरे से बोली, तू बहुत थक गई होगी, अब आराम कर। माँ चली गई और मैं भी बिस्तर पर लेट गई। आज बहुत थकावट महसूस हो रही थी, पेट भी भरा हुआ था और आंखें खुद ब खुद मुंदने लगी थी। घर में सन्नाटा था। मेरी बाकी बहनें ऊपर छत पर थीं और माँ अक्सर उन्हें मेरी सास के सामने लाने से रोक देती थी। वो चाहती थी कि मेरी दुनिया और घर की दुनिया अलग अलग बनी रहे। माँ हमेशा कहती थी कि मैं अपनी बहनों को अपनी खरीदारी दिखाकर उनका दिल मत दुखाना, क्योंकि वे खुद गरीबी में जी रही हैं और उनके पास वह सब कुछ नहीं है जो मुझे मिला है। इसलिए मैं अपनी बहनों को वे चीज़ें नहीं दिखाती थी जो मैंने खरीदी थी, बल्कि जो भी सामान मेरी सास उनके लिए दिलवाती थी, उन्हें वह दे देती थी। फिर मैं बिस्तर पर लेटकर अपने सपनों में खो जाती थी। वह विदेश में रहता था, पढ़ा लिखा, खूबसूरत और समझदार। हर कोई उसे पाने की कोशिश करता, लेकिन शायद किस्मत ने उसे मेरे लिए ही रखा था। मेरा रिश्ता एक बंगले वाली औरत ने करवाया था, जो मेरी माँ के लिए काम करती थी। मैं राजा की केवल एक तस्वीर ही देख पाई थी। शुरू में मैं घबराई हुई थी, लेकिन जब मेरी पहली मुलाकात मेरी सास से हुई तो उनकी ममता और प्यार देखकर मैं हैरान रह गई। हमारे घर की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। पापा के निधन के बाद माँ ने मेहनत करके हमें पाल रखा था। हम 4 बहनें थीं और मैं सबसे बड़ी। अच्छा रिश्ता मिलना तो दूर की बात थी। एक दिन माँ ने बताया कि बंगले वाली मालकिन ने मुझे रिश्ता बताया है और वे लोग घर आने वाले हैं। मुझे लगा था शायद वो कोई नौकर चाकर होगा, लेकिन जब एक बड़ी काली गाड़ी हमारे दरवाजे पर रुकी और लड़के की माँ मेरे घर आई तो मैं उनकी गरिमा और शालीनता देखकर हैरान रह गई। उनको देखकर ऐसा लगता था जैसे वे किसी सबसे बड़े और अमीर परिवार से हों। जब उन्होंने मेरे हाथों में 2-2 हजार के कई नोट रखे और रिश्ता पक्का कर दिया तो मैं अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं कर पा रही थी। मेरी माँ की आंखों में भी आंसू थे। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और कहा, ये फैसला मैंने हमारे सभी के भले के लिए लिया है। तू अपनी माँ से कभी नाराज मत होना और हमेशा खुश रहना।
माँ की ये बातें मुझे कुछ समझ नहीं आती थी। मैं सोचती थी कि आखिर मैं अपने घर से आए इस रिश्ते को क्यों नकारूं। और जब मैंने राजा की तस्वीर देखी तो मेरा दिल भी पूरी तरह से हार गया। मेरी सास ने न केवल मेरे लिए बल्कि मेरी छोटी बहनों के लिए भी हाथ पर खूब पैसे रखे थे। जब भी वह मुझे शॉपिंग पर ले जाती, मेरी बहनों के लिए भी कुछ न कुछ जरूर ले आती थी। सच कहूं तो इस रिश्ते ने हमारे पूरे परिवार की जिंदगी बदल दी थी। माँ ने अब दूसरों के घर काम करना भी बंद कर दिया था। मेरी सास ने हमारे घर इतनी सुविधाएं और आराम पहुंचाया था कि माँ को काम करने की जरूरत ही नहीं रहती थी। लेकिन आज भी मैं नहीं समझ पाती कि माँ ने मेरी सास के लड़के से मेरा रिश्ता क्यों तय किया, और फिर भी क्यों मेरी माँ मेरी सास के बारे में बुरी बातें करती रहती थी। ये सब सोचते सोचते मैं सो गई। सुबह जब मेरी आंखें खुली तो कॉलेज जाने का समय हो चुका था। मैंने तो 12वीं पास करके पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन शादी के बाद मेरी सास ने मुझे पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया था। उनका कहना था कि अमीर घरों में सम्मान पाने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है। मैं समझ गई कि यह बात बिल्कुल सही है। जब मैं उनके साथ बड़े बड़े बाजारों में जाती, वहां काम करने वाली लड़कियां भी अंग्रेजी में बात करती थीं। इसलिए मैंने सरकारी कॉलेज में दाखिला ले लिया और अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर दी। मैं उस दिन जल्दी जल्दी तैयार होकर कॉलेज पहुंची। वहां जाकर पता चला कि कॉलेज से छात्रों को दिल्ली की एक ट्रिप पर ले जाया जा रहा है। मेरी सहेलियां बहुत उत्साहित थीं। एक ने कहा, अगर हम सब साथ चलेंगी तो बहुत मजा आएगा। उनके उत्साह में बहते हुए मैंने भी हामी भर दी। 3 दिन बाद हम सब दिल्ली की ओर रवाना हो गए। रास्ते में जब हमारी बस दिल्ली के एक पुराने बाजार से होकर गुजरी तो मेरी नज़र वहीं रुक गई जहां मैं अक्सर अपनी सास के साथ शॉपिंग करने आया करती थी। मैंने अपने दोस्तों से कहा, यहाँ एक छोले भटूरे वाला है, बहुत मशहूर है, चलो यहीं से खा लेते हैं। हम सब उस दुकान पर पहुंचे। जैसे ही दुकानदार ने मुझे देखा, उसका चेहरा बदल गया। वह पहचान गया था कि मैं वही लड़की हूँ, लेकिन आज मेरी सास के साथ नहीं बल्कि अपनी सहेलियों के साथ आई थी। अचानक उसने मुझे आंखों से इशारा किया कि थोड़ी दूर आ जाऊं। मैं हैरान थी, लेकिन उसके चेहरे की घबराहट देख आगे बढ़ गई। जैसे ही मैं उसके करीब पहुंची, वह कांपते हुए हाथ जोड़कर रोने लगा। बिटिया, मुझे माफ कर दो। उसकी आवाज में गहरा पछतावा था। मैंने जो कुछ भी किया वो मेरी मजबूरी थी। मेरी बेटी कई महीनों से अस्पताल में भर्ती है, मैं बहुत मजबूर था। तुम्हारी सास ने मुझे बहुत पैसे दिए थे और उसी के कहने पर मुझे वो सब करना पड़ा। मैं सन्न रह गई। उसका हर शब्द मेरी रग रग में डर और गुस्से की तरह दौड़ गया। मैं बड़ा आदमी नहीं हूँ, लेकिन मजबूरी आदमी से बहुत गलतियां करवा देती है। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं जानता हूँ मैंने बहुत घटिया काम किया, लेकिन बेटी, मेरा इरादा तुम्हें नुकसान पहुंचाने का नहीं था, बस पैसों के लिए आंखें मूंद ली थी। उसकी आंखों से बहते आंसू और कांपती देह देखकर मैं पत्थर की तरह जड़ हो गई थी। मैं हैरानी और गुस्से से उसे देख रही थी। अंकल, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं और मेरी सास तो हर हफ्ते आपके यहाँ छोले भटूरे खाने आते हैं। उसने दर्द भरे स्वर में जवाब दिया, बेटी, तुम सच में बहुत मासूम हो। तुम्हें पता भी नहीं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। वह औरत, तुम्हारी सास ने मुझे इतने पैसे दिए कि मैं तुम्हारे छोले भटूरे में नशे की दवा मिला दूं। इसलिए मैं हर हफ्ते तुम्हें उस छोले भटूरे के जरिए नशे में कर देता था। उसकी आवाज़ टूट रही थी। मैं अपनी बेटी के इलाज के लिए खुदगर्ज बन गया था, लेकिन सच यह है कि जब से मैंने तुम्हारे साथ ये सब शुरू किया, मेरी बेटी की हालत और खराब होती चली गई। धीरे धीरे मुझे समझ आया कि मैं तुम्हारे पैसों से अपनी बेटी का इलाज नहीं कर सकता। मैं तुम्हें ये सब बताना चाहता था, पर तुम्हारी सास बहुत चालाक है। उसने मुझे तुमसे मिलने तक नहीं दिया। उसके शब्दों ने मेरा दिल जैसे छलनी कर दिया। मेरी जान निकल सी गई, मेरा दुनिया ही उजड़ गया। उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, कैसे इस सच का सामना करूं। मैंने कहा, अंकल, मेरी सास को ऐसा करने की क्या जरूरत थी? लगता है आपका दिमाग कहीं गड़बड़ हो गया है। वह टूटे हुए स्वर में बोला, बेटी, मैं अपने पाप का इकरार कर रहा हूँ। मुझे पता है जो कुछ भी मैंने किया वह गलत था, इसलिए मेरी आत्मा को चैन नहीं मिलता। तुम्हारी सास ने पैसे के लालच में मुझे वह सब करने को मजबूर किया। मैं और कुछ पूछने ही वाली थी कि तभी मेरी सहेलियां और टीचर्स वहां आ पहुंची। उन्होंने पूछा, क्या बात हो रही है? मैंने सारी बात उन्हें बता दी कि छोले भटूरे वाला मुझ पर इल्जाम लगा रहा है कि मेरी सास ने मुझे नशे की दवा दी। मेरी एक टीचर ने मुझसे कहा, वर्षा, तुम्हारी सास एक जानी मानी औरत है, ये तो तुम जानती ही हो। लेकिन इतना जरूर है कि वो गरीब छोले भटूरे वाला झूठ नहीं बोल रहा।
यकीनन कोई ऐसी बात है जो तुम्हें अभी तक पता नहीं। टीचर की बातें सुनकर मेरा दिल धड़ाम धड़ाम करने लगा। मैं चुपचाप घर लौट आई। घर पहुंचते ही देखा कि माँ भगवान के सामने खड़ी आंसू बहा रही थी और माफी मांग रही थी। वे फिर से मेरी सास के बारे में बुरी बातें कर रही थी। मैं तुरंत उनके पास जाकर बैठ गई और बोली, माँ, मुझे सच बताओ, तुम हमेशा ऐसी दुआएं क्यों करती हो? अगर आज सच नहीं बताओगी तो मैं अपनी जान ले लूंगी। मेरी बात सुनकर माँ के होश उड़ गए। उन्होंने रोते हुए कहा, वर्षा, ऐसी बातें मत करो। मैं तुम्हें और तुम्हारी बहनों को मेहनत से बड़ा किया है, पर उम्र के साथ मेरी ताकत कम हो गई है। तभी मेरी मालकिन ने मुझसे कहा, हर हफ्ते मैं तुझे एक दिन के लिए दिल्ली भेजूंगी, इसके बदले मुझे इतने पैसे मिलेंगे कि मेरा पूरा घर का खर्चा चल जाएगा। उसकी बात सुनकर मैं लालच में आ गई, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि दिल्ली भेजने के लिए तुझे अपने रिश्ते का नाटक करना पड़ेगा। सच तो यह है कि तेरे रिश्ते का कोई राजा नहीं था, और जो फोटो तुझे दिखाई गई थी वह भी किसी और की थी। तेरी सास से कोई रिश्ता नहीं था। असल में तेरी सास खूबसूरत और जवान लड़कियों से गलत काम कराती थी। जिस बंगले में मैं काम करती थी वह तेरी सास की दोस्त थी और उसने तुझे देख लिया था, इसलिए उसने रिश्ते के बहाने तुझे हमारे घर भेजा। तेरी खूबसूरती देखकर वह औरत तुझे खरीदने को तैयार हो गई थी। मैं सोचती थी कि तुझे कुर्बान करके बाकी लड़कियों का भविष्य ठीक हो जाएगा, लेकिन जब तू हर हफ्ते पैसे लेकर घर आती है मेरा दिल टूट जाता है। मुझे एहसास होता है कि मैंने अपनी ही बेटी के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। एक दिन मैंने अपनी मालकिन से ये सब खत्म करने को कहा, लेकिन वह बोली, अब कुछ नहीं हो सकता। अगर ज्यादा होशियारी की तो मैं सारी सच्चाई तेरी बेटी को बता दूंगी कि उसकी माँ ने खुद उसे बेचा है। इसलिए मैं हर वक्त उस औरत को बद्दुआ देती रहती हूँ। मुझे डर है कि जब तुझे सच पता चलेगा तो तू मुझसे नफरत कर देगी। इसलिए मैं भगवान से दुआ मांगती हूँ कि तुझे ये सच कभी न पता चले। वो औरत जो तेरी सास बनकर तुझे हर हफ्ते दिल्ली ले जाया करती है, पहले तुझे महंगे शोरूमों में शॉपिंग करवाती है ताकि तेरा भरोसा बना रहे, फिर रास्ते में छोले भटूरे वाले से कहकर तेरे खाने में नशे की दवा डलवाती है। जैसे ही वो दवा असर करती है तुझे कार में सुला दिया जाता है और फिर बेहोशी की हालत में तुझे एक होटल में ले जाकर कुछ घंटों के लिए तेरी बोली लगा दी जाती है। तू इतनी खूबसूरत है कि लोग तुझे बेसुध हालत में भी खरीद लेते हैं। और ये सब सिर्फ वो औरत ही नहीं, मैं भी उतनी ही जिम्मेदार हूँ। छोले भटूरे वाला तो मजबूरी में फंसा था, उसकी बेटी की जान दांव पर थी, लेकिन मैंने अपनी होश में पूरी समझ के साथ अपनी ही बेटी को बेच दिया, सिर्फ इसलिए कि हमारे हालात ठीक हो जाएं, तेरी बहनों का भविष्य बेहतर हो जाए। मैं सोचती रही कि एक बेटी की कुर्बानी से 3 की जिंदगी बन जाएगी, पर मैं भूल गई कि जिस बेटी को मैंने दांव पर लगाया वो भी इंसान है, मेरी अपनी है, मेरी आत्मा का हिस्सा है। माँ की ये सच्चाई मेरे लिए किसी आसमानी कहर से कम नहीं थी। ऐसा लगा जैसे एक ही पल में मेरा पूरा वजूद बिखर गया हो। मुझे कभी अंदाजा भी नहीं था कि मेरी माँ, मेरी अपनी माँ, मेरे साथ ऐसा धोखा कर सकती है। मुझे याद आया, माँ हमेशा कहती थी, 4 दिन की चांदनी के बाद अंधेरी रात आती है। आज वो कहावत मेरे लिए सच हो गई थी। मैं फूट फूट कर रो पड़ी। माँ के सामने हाथ जोड़कर बस इतना कहा, मुझे वो दौलत नहीं चाहिए जो मेरी इज्जत छीनकर मिले। मैं वो जेवर नहीं पहन सकती जो मेरे आंसुओं की कीमत पर आए हों। मुझे बस इस दलदल से निकाल दो माँ। मैं और नहीं जी सकती इस झूठ की जिंदगी। मैं वो सपने नहीं तोड़ सकती जो मैंने राजा के लिए देखे थे। माँ ने मुझसे वादा किया था कि अब से वह मुझे उस औरत के साथ कभी नहीं भेजेंगे और मेरा उससे कोई भी रिश्ता नहीं रहेगा। पूरे खानदान को उन्होंने मेरी सगाई टूटने की खबर सुना दी। जो भी कोई मेरे पास रिश्ता देखने आया वह मेरी हालत देखकर हंसकर चला गया। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी इज्जत सब बिखर चुकी थी। वो औरत जो मेरी सास बनी थी, माँ के मना करने के बावजूद मेरी माँ से तीखी बहस कर गई और गुस्से में घर छोड़कर चली गई। कुछ दिन बाद खबर आई कि तेज रफ्तार कार चलाते हुए उसका एक्सीडेंट हो गया और वह अब इस दुनिया में नहीं रही। माँ हमें लेकर दूसरे शहर चली गई। आज कई साल बीत चुके हैं। मेरी बहनों की शादी हो चुकी है, माँ भी अब इस दुनिया में नहीं है। मैं अपने पति के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रही हूँ। मेरे पति को मेरी पुरानी जिंदगी के बारे में कुछ भी पता नहीं है, लेकिन जब भी मैं अपने अतीत को याद करती हूँ मेरा दिल भारी हो जाता है। सोचती हूँ, अगर वो छोले भटूरे वाला मुझे सच्चाई नहीं बताता तो क्या मेरी जिंदगी इसी धोखे में गुजर जाती, और उस दिन मैं अपने भगवान के सामने क्या जवाब देती।